Good evening. Welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are Despite Pressure, the Rupee's Remarkable Resilience, Current Caution, Union of the Sanctioned, the Dravidian Movement and the Aryan Illusion. फर्स्ट जो दो टॉपिक है उसको क्लब कर एक बनाया है. यूनियन ऑफ द सैंक्शन में आप बेसिकली देखोगे कि रसिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन हैं वो अभी ईरान विजिट किए, उसके बारे में है. और जो लास्ट टॉपिक है द्रविडियन एंड आर्यन थ्योरी के बारे में है, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे. चलते हैं, पहला टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं. चलिए, ये अगला टॉपिक है हम लोग का. ये दो आज का एडिटोरियल को मिलाकर इस एक ही टॉपिक था, इसलिए दोनों को मिलाकर हम लोग बनाए. दोनों ही करेंसी के बारे में बात करता है और उसका ये दोनों में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसमें एक कर बना दिया है. और इसको हम लोग को पढ़ने के लिए कि भाई करेंसी अभी जो डिप्रिशिएट कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है. अभी इस इतना ख़राब कंडीशन में भी हमारे पास सिल्वर लाइनेज क्या है, क्या मतलब एक होप है, वो उसका इफ़ेक्ट एंड इम्पैक्ट, जो डिप्रिसिएशन हो रहा है उसका इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट देखेंगे. मेज़र जो हमारा जो गवर्नमेंट और या आरबीआई ली है उसके बारे में देखेंगे और वे फॉरवर्ड देखेंगे. तो ये मिलाकर हमारा एक पूरा ये दोनों आर्टिकल का इसी के थ्रू में, इसी के अंडर हेडिंग में हम लोग देखेंगे. तो रीज़न में अगर आप देखो कि भाई करेंसी क्यों डिप्रिसिएट कर रहा है, तो करेंसी का कारण हम लोग एक दो दिन से देख रहे हैं. पहले भी आर्टिकल में आ चुकी है, रेगुलर आ रहा है. तो उसमें है रसिया का यूक्रेन का वार चल रहा है. दूसरा है कमोडिटी प्राइस जो है आपका, कमोडिटी प्राइस जो है, ये पहला आपका रसिया यूक्रेन हो गया. कमोडिटी प्राइस जो है वो बढ़ते जा रहा है. कमोडिटी प्राइस का बात अगर हम बोले तो क्रूड ऑयल हुआ, ठीक है, क्रूड ऑयल हुआ, एडिबल ऑयल हुआ, आप देखते हो बाहर से मंगा रहे हैं हम लोग, कोयला हुआ, ये सारे का जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है. इसके कारण हमारा ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है और ट्रेड डिफिसिट के कारण हमारा करेंट अकाउंट डिफिसिट भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या करेगा, आपको प्रेशर रुपीज़ पे प्रेशर क्रिएट कर देगा. ठीक है, करेंट अकाउंट डिफिसिट का मतलब आप डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहेंगे. करेंट अकाउंट डिफिसिट का मतलब होता है कि जैसे इंडिया में और अदर में बाहर से कितना पैसा आ रहा है और इधर से कितना जा रहा है, ये दोनों का ही सम या माइनस करके आप बोलोगे. टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को माइनस करके जो पैसा इंडिया के पास आ रहा है या अदर के पास ज़्यादा बच रहा है. जैसे मान लो ए आदमी है और बी आदमी है, ये दोनों में लेन देन अगर हो रहा है, इसको 10 रुपये एक बार दिया था, 10 रुपये 10 रुपीज़ दिया था और ये इसको दिया था 5 रुपये, तो ओवरऑल कितना हो गया. तो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा किसको देना पड़ेगा, ये इसको बैक करेगा ना 5 रुपीज़. तो इसी तरह से करंट अकाउंट डिफिसिट अगर समझना हो तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा और डिटेल में बात करना पड़ेगा. लेकिन ये समझ लो कि हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस आता है, तो अगर हमारे फेवर में है तो डिफिसिट नहीं होगा, सरप्लस होगा, और हमारे फेवर में नहीं है तो डिफिसिट हो जाता है वो. ठीक है, तो इंडिया के फेवर में नहीं है तो इसीलिए डिफिसिट का बात कर रहे हैं हम लोग. बस अब इतना समझ लीजिए, आगे हम लोग बाद में बात कर लेंगे कभी. ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा जो बात कह रहा है कि जो हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ से जा रहा है. ठीक है, आउटफ्लो ज़्यादा है, अभी तक अप्रॉक्स 30 बिलियन यहाँ से बाहर निकल चुका है. ठीक है, और यहाँ से निकल के कहाँ वो जा रहा है, सेफ हेवन में. और सेफ हेवन किसको मान रहा है, सेफ हेवन वैसा कंट्री, वैसा इकोनॉमी जहाँ पे हमारा रिस्क कम हो और रिटर्न, मिनिमम रिटर्न मिले वो भी चल जाएगा लेकिन रिस्क कम हो. और यूएस को अभी अच्छा माना जा रहा है हेवन के तौर पे देखा जाए तो. और इसका कारण क्या है, तो सारे कंट्री क्या है, टाइट पॉलिसी यूज़ करने लगे हैं. ग्लोबल मॉनिटरी पॉलिसी जो है टाइटन होने लगा है, इसीलिए हमारे यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है. ठीक है, अब ये बताइए आखिर इसका कारण क्या है, कॉज एंड कंसर्न क्या है कि ये लोग बाहर जा रहे हैं. अभी जो कंसर्न है आउटफ्लाइट का, हमारे यहाँ से पैसा सेफ हेवन में जा रहा है, आखिर यहीं पे क्यों नहीं रुक जा रहा, बाहर क्यों जा रहा है. तो इसका हम लोग एक थोड़ा सा एक चैनल देखेंगे, चेन ऑफ रिएक्शन देखेंगे, उससे समझ में आएगा. देखिए, इसमें कंसर्न है कि यूएस को 40 साल का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन अभी इस टाइम में एट प्रेजेंट देखने को मिल रहा है यूएस में. ठीक है, तो अभी 40 ईयर हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है. इसके कारण से जो फेडरल रिजर्व है वहाँ का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया. ठीक है, और ये जो कंसर्न बताया जा रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट आगे भी बढ़ सकता है. ठीक है, आगे भी बढ़ने का संभावना है. तो ये जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ये एक मेरा कंसर्न है. ठीक है, चलिए उसके आगे इससे लिंक क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर.
अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो सारे पैसा वहीं पे चला गया, डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ गया, तो अदर कंट्री के करेंसी के रिस्पेक्ट में यूएस का जो डॉलर है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा तो एप्रिसिएशन, डिमांड और सप्लाई पे ही किसी भी कंट्री का जो करेंसी है डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड करता है कि वो एप्रिसिएट करेगा या डिप्रिसिएट करेगा। ठीक है, जिसका डिमांड ज़्यादा होगा वहाँ एप्रिसिएशन हमें देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हो सारे सेफ हेवन में जा रहा है, सेफ हेवन में यूएस में जा रहा है, मतलब वहाँ का यूएस में जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि जो चाइना से जा रहा है वो पैसा जाके वहाँ डालेगा। वहाँ पे भी लेके अगर पैसा जाएगा तो डॉलर का ही मांग करेगा, तभी ना डॉलर ही वहाँ पे इन्वेस्ट होगा। इंडिया से जाए, जापान से जाए, यूरोप से जाए, कोई भी जो इन्वेस्टर जाएगा अपना पैसा बचाने के लिए चाहेगा कि हम सेफ हेवन में जाएं और वो यूएस में गया तो वो यूएस का डॉलर ही लेकर वहाँ जाएगा। तो यूएस का डॉलर का डिमांड बढ़ा, जब डिमांड बढ़ा तो वहाँ का पैसा का वैल्यू बढ़ जाएगा, उसका पैसा का मतलब वहाँ का डॉलर का बढ़ गया एप्रिसिएशन। ठीक है, और जब ये एप्रिसिएट करेगा तो वहाँ का जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स बेसिकली जो है ये एक्सचेंज जो 4-6 मेजर करेंसी है उसके रिलेशन में इसका वैल्यू दिखता है। ठीक है, एक्चुअल में डॉलर इंडेक्स बाद में एक बार डिटेल में करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो 5-6 कंट्री का जो मेजर कंट्री का जो करेंसी है, जैसे यूरोपीय यूनियन का हुआ, ब्रिटेन का हुआ, जापान का हुआ, तो ये सारे का जो रशिया का हुआ, ये सारे का करेंसी का वैल्यू इन रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना वैल्यू है उसी को इंडेक्स बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो उसमें देखने को मिला कि जो डॉलर का जो है ना इंडेक्स वो ज़्यादा मजबूत हो गया। ठीक है, और ये मजबूती सिर्फ यही नहीं हुआ कि एप्रिसिएशन के कारण। ठीक है ना, एप्रिसिएशन मतलब ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ाया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ाने से क्या होगा, सारे आदमी सेफ हेवन की तरफ जाएगा। और एक और कारण था कि जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है कि बाकी जगह पे का जो इकोनॉमी है वो में भी क्राइसिस में जा सकता है। तो एक तरह से बोलो कि सब आदमी अपना पैसा बचाना चाहता है और वो सेफ हेवन में जाना चाहेगा। ठीक है ना, तो और यही कारण है कि इसका जो डॉलर है स्ट्रेंथन हो गया। 11% बढ़ा है आपका 2022 में, ये 20 साल का सबसे ज़्यादा हाइक है डॉलर का स्ट्रेंथ में। तो जो कंसर्न था मेरा, एक तो कंसर्न हुआ कि भाई ये आईआर जो है इंटरेस्ट रेट कहीं फिर से बढ़ मत जाए, और दूसरा जो है डॉलर अगर स्ट्रेंथन और होगा, ठीक है, तो ये दोनों ही मिलकर हमारा जो रुपीज़ को सप्रेस करेगा, डिप्रिसिएशन की तरफ ले जाएगा, डाउनवर्ड प्रेशर ये क्रिएट करेगा। ठीक है, तीसरा है रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट जो रुपीज़ का है, वो जो है अभी भी जैसे रुपीज़ में इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट और डॉलर का, इसी दोनों में जो एक्सचेंज रेट का होता है वही रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अभी के लिए इतना ही समझिए क्योंकि इसको डिटेल में करना थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये एक्सचेंज रेट में देखने को मिल रहा है कि अभी भी जो रुपीज़ है ना वो ओवर वैल्यू है, मतलब और इस अभी जगह है कि ये डिप्रिसिएट कर जाए। तो आप देख रहे हो कि कंसर्न हमारे पास जो है कि यूएस कहीं अपना इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा दे, उसका डॉलर इंडेक्स और नहीं स्ट्रेंथन हो जाए। ठीक है ना, और जो मेरा जो इंडिया का जो रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो और मत घट जाए। तो ये सारा कंसर्न है हमारा। ठीक है ना, इसके बाद ये रीजन वाला में आप देख लिए इतना सारा रीजन है। सिल्वर लाइनिंग की इतना ख़राब कंडीशन में भी हमारे पास कुछ है कि हाँ कुछ अच्छा कहने के लिए, तो हाँ हमारे पास है। एक तो पहला बोला जा रहा है कि हमारा जो फंडामेंटल है स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल मतलब हमारा जीडीपी का बात हो रहा है, हमारा सेविंग का बात होगा, जो मैक्रो इकोनॉमी का जो फंडामेंटल होता है वही ये सब में आता है। ठीक है, और इसमें आएगा कि भाई इंटरेस्ट रेट हो गया कि कितना है आपका, जो सेविंग क्या नाम है उसको, फॉरेक्स कितना है आपके पास, तो ये सब को ही फंडामेंटल हम बोला जाता है। तो हमारा इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसमें रिज़र्व भी आता है और हमारे पास एडिक्वेट रिज़र्व भी है। इसका एक एग्जांपल इसी में बात किया गया है कि 2013 में भी ऐसा देखने को मिला था, समय आया था जब रुपीज़ डिप्रिसिएट कर रहा था। 2008 में भी हुआ था, 2013 में भी हुआ था। तो 2013 में हमारे पास जो फॉरेक्स बचा था वो 7 ही महीना का बचा था, लेकिन आज हमारे पास 12 महीना का फॉरेक्स अभी मेरे पास है। मतलब ये रिज़र्व, मतलब हम इतना 12 महीना तक हम अगर कुछ ना भी लें तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने ज़रूरत का सामान बाहर से। ठीक है, तो उसके बारे में कि हम 12 महीना तक कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि 13 में जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन था उससे बेहतर है हमारा 22 में। ठीक है, एक और है आगे वाला पॉइंट है जो सिल्वर लाइन में बात किया जा रहा है कि इंडिया का जो पैसा डिप्रिसिएट किया है वो 7% है।
कंपैरेटिवली बहुत कम है अदर जो मेजर इकोनॉमी है, जैसे यूरोप का बात करो या यूएस यूके का पौंड का बात करो। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ था कि ये जो जो यूरो जो था हमेशा डॉलर से ऊपर रहता था, ठीक है ना, हमेशा डॉलर से मजबूत रहता था। लेकिन अभी ऐसा कंडीशन आ गया है कि यूरो और डॉलर बराबर हो गया है, ठीक है। अभी एक न्यूज़ में था ये भी। तो इस कंडीशन में एक हमारा सिल्वर लाइन ये है कि हम लोग सिर्फ 7% डिप्रिशिएट किए। अगला ये है, इसी में एक और बात किया गया है कि अगर ये ऐसा ही कंडीशन जब था कि ख़राब रुपी डिप्रिशिएट कर रहा था, तो 2008 में जो था हम लोग 20% डिप्रिशिएट किया था, 2013 में ये 11% था और 2022 में ये 7% है, ठीक है। तो ये अच्छा इकोनॉमिक जो हमारा फंडामेंटल है उसी को दर्शाता है। इसका रीज़न क्या बताया, तो रीज़न क्या क्या है कि मेरा स्ट्रॉन्ग है अभी, तो हमारा एक्सटर्नल वर्नबिलिटी जो है वो कम है। हमारा इंपोर्ट कवर, इंपोर्ट देख लो ना, 12 महीना का भी हम लोग जो देखे, ये इंपोर्ट कवर हम लोग 12 महीना तक का इंपोर्ट कवर अभी हमारे पास है। उसके बाद शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्थ जो है कि मतलब होता है कि अगर आप कर्जा लेते हो तो हो सकता है एक साल के लिए हो सकता है 5 साल के लिए हो सकता है 20 साल के लिए हो। तो जो ये एक शॉर्ट टर्म वाला होता है, 1 साल से कम वाला होता है, उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो ये जो डेप्थ है हमारा कम है, तो यही कारण है कि हमारा फंडामेंटल जो है बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल इकोनॉमी। तो ये हमारा सिल्वर लाइनिंग है इस खराब इकोनॉमिक कंडीशन में भी, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग आते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। अगर ये डिप्रिशिएट कर रहा है तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। तो आप देखोगे कि जैसे एक्सपोर्ट जो है इन जनरल जो होता है कि जब आपका रुपी घटता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है इन जनरल, ठीक है, इन जनरल में यही होता है। लेकिन इस टाइम में नहीं, इस टाइम में कारण ये है कि इंडिया का ही रुपीज़ नहीं घट रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है। इसका जो एक्सपोर्टर जो कंपटीटर है, एक्सपोर्ट कंपटीटर, जैसे साउथ कोरिया हुआ, मलेशिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, इसका भी जो पैसा है उसको भी डिप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। एक तो रीज़न ये कि ये जो जनरल ट्रेंड क्यों नहीं फॉलो करेगा उसका हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक तो आप देख रहे हो कि इसका कंपटीटर जो का करेंसी है वो भी घट रहा है। दूसरा है आपका यहाँ पे कि हम इम्पोर्ट इंटेंसिटी, जैसे हम लोग जैसे मान लो कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट भी करता है और वही चीज़ इंपोर्ट भी करता है। जैसे पेट्रोलियम हम लोग मंगाते भी हैं और बाहर भेजते भी हैं। तो ये अगर 5 जो सबसे ऊपर वाला टॉप में देखा जाए तो हमारा ये है पेट्रोलियम और जेम्स एंड ज्वेलर्स रहता ही रहता है, ठीक है। तो बताइए जो चीज़ हम मंगाए हैं, जो इंपोर्ट किए हैं, वो खुद महंगा हो जाए तो एक्सपोर्ट क्या महंगा हो जाएगा ना। तो यही इसमें बात कर रहा है, हाई इम्पोर्टेंसिटी ऑफ सम ऑफ इट्स की एक्सपोर्ट सेगमेंट। पेट्रोलियम ऐसे भी, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, जेम्स एंड ज्वेलर डॉलर महंगा हो रहा है तो ये भी महंगा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये भी महंगा हो जाएगा। हम मंगाएंगे फिर बना कर भेजेंगे बाहर, तो मेरा जो रॉ मटेरियल है वही महंगा हो गया, ठीक है ना। तो ये एक और कारण है कि ग्लोबल में ही स्लो ग्लोबल डिमांड ही कम है। तो ये 3 पॉइंट जो दिखा रहा है कि जो इन जनरल में जो ट्रेंड होता है कि अगर रुपी डिप्रिशिएट करेगा तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इस ट्रेंड को इंडिया इस टाइम नहीं फॉलो करेगा। इसका कारण ये 3 बताए हैं, ठीक है। इसके बाद इंपोर्ट इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगा, हम लोग इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं। तो इंपोर्ट इन्फ्लेशन मतलब इंपोर्ट के कारण इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाना। आपका क्रूड ऑयल मंगा रहे हो वो महंगा आ रहा है, कोल मंगा रहे हो वो महंगा आ रहा है, क्रूड ऑयल भी महंगा है, एडिबल ऑयल भी महंगा है, गोल्ड भी महंगा है। ये सारा चीज़ आपको क्या करेगा कि इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ा देगा, ठीक है। अगला और क्या हो सकता है कि जो कॉरपोरेट जो बैलेंस शीट है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कॉरपोरेट भी बाहर से डेप्ट लेता है, बाहर से जो पैसा लिया है वो अनहेज्ड कंपोनेंट है, जिसपे कि अनहेज्ड कंपोनेंट ऑफ कॉरपोरेट डेप्ट जो है वो महंगा, वो क्या करेगा, अनहेज्ड मतलब कि उस पर जो एक तरह से आप बोल सकते हो इंश्योरेंस, जो कॉरपोरेट का इंश्योरेंस की कुछ अगर ख़राब कंडीशन आए तो हमको वो इंश्योरेंस टाइप में देगा अनफोर्सिन कंडीशन के टाइम में। तो एक वो अभी इंडिया वाला जो कॉरपोरेट बॉन्ड डेप्ट है वो फेस कर सकता है इस पर, ठीक है, क्योंकि वो सब पैसा बाहर से डॉलर में लिया है, तो डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है, तो अब जो ये लौटाएगा तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो कॉरपोरेट बैलेंस शीट प्रॉब्लम आप इतना भी याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू राइज ऑफ स्ट्रेंथन ऑफ डॉलर। अगला है कि नया इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये हुआ इसका इम्पैक्ट में हम लोग ये देख लिए, ठीक है, इफेक्ट एंड इम्पैक्ट में। मेज़र में क्या है, तो आरबीआई मेज़र लिया है। आरबीआई क्या क्या मेज़र लिया है, तो
तो आरबीआई जो है इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज मार्केट जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होता है जहाँ पे मनी और डॉलर में एक्सचेंज होता है, वहाँ पे ये इंटरवेंशन करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आज के दिन में गया, यहाँ से कोई डॉलर मांगने आया कि भाई इंडिया में आया, अब ये जैसे इंडिया से कोई बाहर जा रहा है अपना पैसा लेके, इंडिया से कोई बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे इसका एक्सचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे डिमांड होगा ना डॉलर और रुपीज़ का, जहाँ पे एक्सचेंज होगा, तो अगर इस जगह पे डॉलर का सप्लाई कम रहेगा तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इस केस में आरबीआई क्या करता है कि अपना जो डॉलर रखा है वो मार्केट में रिलीज़ कर देता है, तो इसका सप्लाई को मेंटेन कर देता है। सप्लाई जब मेंटेन रहेगा तो जो एक्सचेंज रेट है रुपीज़ का और डॉलर का, वो कंपैरेटिवली थोड़ा, जो अगर ये सप्लाई नहीं करता तो हमारा रुपीज़ और डिप्रिशिएट करता, लेकिन जैसे ही सप्लाई करेगा तो ये डिप्रिसिएशन को थोड़ा रोक सकता है। ठीक है, ये अपना रिजर्व जो फॉरेक्स रखा है उसमें से पैसा निकाल कर ये देता है यहाँ पे मार्केट में, जिसके कारण जो रुपीज़ फर्दर डिप्रिशिएट ना करे। ठीक है, तो वो स्पॉट में भी और फॉरवर्ड में भी, स्पॉट और फॉरवर्ड में हुआ कि आज गए आज ही आप कर लिए, ये हुआ कि आज हम खरीद बिक्री किए हैं और इसका जो सेटलमेंट होगा आने वाले कुछ दिन में होगा। ठीक है, यही मतलब होता है। उतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में जो आरबीआई है इंटरवेंशन कर रही है। इंटरवेंशन का मतलब जो अभी समझा है वही है। ठीक है, ऊपर अगला है कि जो फॉरेन इनफ्लो को बढ़ाया भी है और अट्रैक्टिव भी बनाया है कि भाई अगर फॉरेन वाला आता है तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, उसका लिमिट बढ़ा देना। ठीक है, और क्या नाम है आपका, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी आप उसको खोल देना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी वो लोग खरीद सकता है। तो ये अट्रैक्शन और उसका क्या नाम है, उसका बास्केट ऑफ जो है कि कहाँ कहाँ खरीदारी कर सकता है अगर फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो उसको भी बढ़ा दिया गया इसमें। अगला है ट्रेड सेटलमेंट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री इन रुपीज़। खास कर ये भी एक दिन न्यूज़ में था कि ये बेसिकली रसिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया और रसिया के पर्सपेक्टिव में ये हेल्पफुल होगा, रसिया के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि सैंक्शन लगा हुआ है। उसके बाद से ये चीज़ हम लोग ईरान के साथ भी किए थे कुछ दिन पहले, और अभी फ़िलहाल रसिया को ये हेल्पफुल मिलेगा। रसिया से जिस कंट्री के पास पैसा जो डॉलर में नहीं लेना चाह रहा हो, अगर इंडिया में पैसा लेन देन करना चाह रहा हो तो भी ये चलेगा। तो इससे हमारा जो पैसा पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी क्या होता है कि जो भी लेन देन होता है अधिकांशतः डिमांड करता है डॉलर का, तो ये बोला नहीं आप रुपीज़ में भी आप सेटलमेंट कर सकते हो, सिंपल। और उसके बाद क्या है कि अगर कोई यहाँ पे नया फ्रेश फॉरेन करेंसी अगर यहाँ पे इंडिया में लाता है, जमा करता है, तो उस पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट एनआरआई लोग का जो अकाउंट होता है, अगर वो पैसा अगर यहाँ डालेगा, यहाँ रखेगा अपना, तो उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बेसिकली वो रुपीज़ डोमिनेंट होता है, रुपीज़ डोमिनेंट ये आपका अकाउंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो डेप्ट मार्केट है कि जो उस गवर्नमेंट का भी और कॉरपोरेट का दोनों को बढ़ाया। मतलब ये गवर्नमेंट भी बाहर से पैसा मंगा सकता है और कॉरपोरेट भी बाहर से पैसा मंगा ले। उसमें जो बाधा रहता था ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट, उसमें थोड़ा सा नॉमिनलाइज किया है। ठीक है, इसको आप एक टैपर टेंट्रम वाला और क्वांटिटिव यूजिंग का एक वीडियो डाले हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें भी बात किया हुआ है। और प्रीवियस जो आपका आर्टिकल है उसमें भी इसको और डिटेल में बात किया गया है। ठीक है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो क्वांटिटिव यूजिंग और टैपर टेंट्रम वाला वीडियो, उसमें डिटेल और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तो थोड़ा कम लिया, वहाँ पे डिटेल में। ठीक है, इसमें और क्या है कि हम लोग जो इंटरेस्ट रेट है जो बाहर से कमर्शियल एक्सटर्नल बोरोइंग होता है कि बाहर से हम पैसा अगर ले रहे हों, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड सीलिंग फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन, बाहर से पैसा ले रहे हैं उसमें भी आपका जो सीलिंग वगैरह है वो घटा दिया। कि बाहर से ले रहे हैं तो इसका मतलब पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी। बेसिकली ये जो मेजर होगा ना, फॉरेन इनफ्लो को बढ़ाना, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो को इंडिया के तरफ अट्रैक्ट कराना है मेजर। ये ध्यान रख लो, अभी हम मेरे यहाँ पे जितना आएगा उतना सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ेगा, तो अगर मेरे यहाँ कोई डॉलर लेकर आएगा तो वो रुपया का ही डिमांड करेगा, तो रुपया का डिमांड बढ़ेगा तो रुपया का एप्रिसिएशन होगा। ठीक है, ये मेजर आपको अगर यहाँ समझना हो, एग्ज़ाम में अगर पीटी वगैरह में आएगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो आपको वही सोचना है, क्या उस जो स्टेटमेंट है उससे मेरा इनफ्लो बढ़ रहा है, क्या फॉरेन का इनफ्लो बढ़ रहा है, फॉरेन करेंसी का अगर इनफ्लो अगर वो एक्ट से बढ़ेगा तो वो मेजर हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है,
इन शॉर्ट इसको आप ये कह सकते हो, ठीक है। अदर मेजर ये जो बता रहा है, जो राइटर है वो इसमें बात कर रहा है कि क्या और क्या कर सकता है। तो इसमें बोला कि भाई आप जो गवर्नमेंट को इनकरेज कर रहा है कि लार्ज मार्केट कैप कंपनी को जो है मेजर ग्लोबल इंडेक्स में डालिए। इंडियन कंपनी, इंडिया का जो सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मेजर गवर्नमेंट इंडिसेस में डालिए। इससे क्या हो जाएगा कि जो मेजर जैसे मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडिया का कहीं अगर चला गया इसमें, तो अब जो बाहर जो आदमी इसमें इन्वेस्ट करेगा वो डॉलर के ही रूप में करेगा। तो ये ऑफकोर्स ये बाहर में हो रहा है, लेकिन ये जो पैसा है वो इंडिया के अकाउंट में ही तो जा रहा है। मतलब इंडिया के पास डॉलर का फ्लो तो बढ़ा, इसके अकाउंट में डॉलर तो आ गया। तो जो अभी इंडिया से जो अभी रुपीज़ जो डॉलर बाहर जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है, इसको कंपनसेट हम यहाँ से कर सकते हैं इस जगह से, ठीक है। अगर हम इसको मेजर ग्लोबल इंडिसेस में अगर हम लोग लिस्ट इंक्लूड करवा ले तो, ठीक है। दूसरा इसी तरह बॉन्ड इंडिसेस का भी बात कर रहा है। दोनों बॉन्ड या ग्लोबल, ये दोनों अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो इस दोनों में ही आप यही काम करते हो कि ये जो आउट हो रहा है ना उसको ओवरवेट करने के लिए हम लोग पैसा बाहर वाला इन्वेस्टर का पैसा अपने कंपनी में करवा दें। तो अपनी कंपनी में हम इंडिया में तो आके नहीं करेगा, तो हम ग्लोबल जो मेजर ग्लोबल इंडिसेस है वहाँ पे करवा ले, या आपका बॉन्ड इंडिसेस है ना, वहाँ पे एंट्री करवा ले। ये रहेगा बाहर में ही, लेकिन पैसा जो आएगा इसमें जो इन्वेस्ट होगा बाहर में ही, मान लो कि ये बार्कले में करवा रहा है, जेपी मॉर्गन में करा रहा है, ये बाहर होगा। लेकिन जितना पैसा इसके नाम से आएगा, जो इंडिया का कंपनी जो बॉन्ड बना है उसके नाम से आएगा, वो इंडिया का बैंक कहीं तो कहलाएगा। तो उतना पैसा आपका इन आ गया ना, आपके यहाँ आ गया। तो जो ये आउट हो रहा है अभी, उसको कंपनसेट कराने के लिए ये दो मेजर बताए हैं कि आप मेजर ग्लोबल इंडिसेस में या बॉन्ड इंडिसेस में इंडिया के कंपनी को वहाँ रजिस्टर कराइए, ठीक है। यहाँ रहा अदर मेजर। इसमें एक और बात किया कि भाई वे फॉरवर्ड में आप क्या कर सकते हो। तो वे फॉरवर्ड में ये बात बताया कि आप जितना भी जो मेजर है, मिटिगेशन मेजर, जिससे कि आपका जो स्लाइड ऑफ रुपीज़ को रोक सको। स्लाइड ऑफ रुपीज़ रोकोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा इन्वेस्टर में, और तभी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद एक और बात किया है कि और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये बोल रहा है कि जो यूएस और इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंस को मेंटेन रखना है। जैसे यूएस कुछ बढ़ाया तो इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कि इंडिया अपना इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करके उतना ही पे रखा। अगर उतना ही पे रखेगा तो जो आदमी, मान लो कि कोई इन्वेस्टर है, एक्स इन्वेस्टर है, वो इंडिया में लगाया है, अगर इंडिया से इसको फ़ायदा नहीं हुआ, इंडिया में मान लो अभी 4% है या 2% है, और यहाँ पे 1% है यूएसए में 1% है। तो अगर ये दोनों इंटरेस्ट यहाँ वाला क्यों प्रीफर कर रहा है, क्योंकि सेफ हेवन है। अगर ये 2 ना होकर अगर हमें 3 कर दे, तो आदमी चाहेगा कि जिसको सेफ्टी चाहिए वो यहाँ जाएगा, और जिसको इंटरेस्ट चाहिए उसको यहाँ चला जाएगा। बेसिकली यहाँ पे ये जो बात चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, बात ये चल रहा है कि आपका ये डिफरेंस होना चाहिए दोनों का इंटरेस्ट रेट में, वो मेंटेन होना चाहिए। ऐसा मेंटेन हो कि जो यहाँ का इन्वेस्टर है बाहर जाने से सोचे कि हम जाएं या नहीं जाएं, ठीक है ना। उसको यहाँ का जो इकोनॉमी लगे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। वो तभी हो सकता है जब यहाँ भी उसको उतना रिटर्न मिले, तब उससे ज़्यादा रिटर्न मिले, तभी तो कोई आदमी यहाँ रहना चाहेगा। रिस्क भी लेगा तो क्यों लेगा जब तक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिले, बात ये हुआ, ठीक है। और दूसरा है कि जो फॉरेक्स मार्केट में जो इंटरवेंशन होता है आरबीआई के थ्रू, उसको भी टाइमली मैनेज करना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी नहीं होना चाहिए फॉरेक्स करेंसी में, ठीक है। ये फॉरेक्स करेंसी में वॉलेटिलिटी होगा तो इंडिया का जो कॉर्पोरेट है उसको भी दिक्कत होगा, इंडिया का जो इम्पोर्टर है उसको भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आरबीआई इंटरवेंशन टाइमली इस पे लेना चाहिए, ठीक है। ये बात ऊपर ही हो चुका है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, ठीक। इसमें वे फॉरवर्ड यही था। तो पूरा टोटल अगर आप इसको देखो तो ये पूरे टॉपिक को आप हम लोग देखें, रीज़न पढ़ें, रीज़न में क्या क्या रीज़न है हमारे पास, पॉजिटिव एस्पेक्ट में होप क्या है अभी, इफेक्ट और इम्पैक्ट देखें। इम्पैक्ट में एक जो मेजर कॉन्ट्राडिक्टरी जनरल लॉ से अलग जाता है वो हम लोग देखें, ठीक है। उसके बाद मेजर देख लें, आरबीआई क्या क्या ले रहा है, क्या क्या लिया है। मेजर में एक चीज़ हम लोग देखें कि हम लोग को कोई भी मेजर वैसा लेना है जिससे कि इनफ्लो ज़्यादा हो, बाहर का जो करेंसी है, जो डॉलर है, वो हमारे यहाँ आए। तो उसके लिए हम लोग मेजर देखें और वे फॉरवर्ड यहाँ देखें, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं यूनियन ऑफ द सैंक्शन, ठीक है ना। अब देखिए रसिया और ईरान पे ये है। अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे
कि यूएस के प्रेसिडेंट गए थे वेस्ट एशिया में, और जैसे ही ये बाहर गए उसके बाद आपका पुतिन भी वहाँ, जो रसिया के जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पहुँच गए। तो इसी पे ये है यूनियन ऑफ सैंक्शन लगा हुआ है दोनों पे, और दोनों का यूनियन भी है। तो बेसिकली ये दो का यूनियन नहीं है, ये ट्राइलेटरल मीट एक तरह से हुआ था समिट। रसिया था, ये ईरान था, और आपका तीसरा कौन था, टर्की। ये तीनों का वहाँ पे मीट हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, पहला विजिट था, ये जान लीजिए कि फर्स्ट विजिट था। ये जब से लड़ाई स्टार्ट हुआ था तो जो रसिया के प्रेसिडेंट का पहला विजिट था ईरान में, ठीक है। दोनों ही सैंक्शन फेस कर रहा है, ये बात पता है आपको, और दोनों ही स्ट्रेटजिक पार्टनर है और सीरिया में साथ में काम कर रहा है। अभी वहाँ जो गए हैं ये रशिया में, तो 40 बिलियन का एनर्जी का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, ठीक है। ये सब एक पॉजिटिव तो दिखा रहा है। यहीं पर एक बात चल रहा है कि निगेटिव भी है। निगेटिव क्या बात कर रहा है कि जैसे इंडिया बिग ब्रदर का अप्रोच अपनाता था अपने नेबर के सार्क वाले कंट्री में, वैसा ही वही इशू होता था, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं हायर में, वैसा ही यहाँ पे बिग ब्रदर का एटीट्यूड है रसिया का, ठीक है ना। तो एक इशू यहाँ पे राइटर इसमें बताता है कि बिग ब्रदर वाला इशू एक आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक तो ये बता दिया कि अभी वाले में ट्राइलेटरल समिट हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो पुतिन और टर्किश प्रेसिडेंट जो मिले हैं, यहाँ पे डिस्कशन क्या किए, तो सीरिया वार का, और यूएन जो प्रपोज किया है कि यूक्रेन के पोर्ट के थ्रू हम फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करेंगे। तो उसके ये दो चीज़ के बारे में बात की। देखिए मेजर इवेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, इसी पे आपका आगे क्या चल के कुछ और अदर इवेंट होगा। तो ये सब चीज़ को जोड़ के आप अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्राइलेटरल समिट हुआ कि ये तीनों को मिलाकर, तो ये बेसिकली इस कंडीशन में जो वेस्ट एशिया का जियोपॉलिटिक्स में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जनरेट करता है। कारण क्या है कि टर्की पहले तो कंडेम करता है रसिया को कि आप यूक्रेन पे वार क्यों किए हो, ठीक है। उसी टाइम में यूक्रेन को ड्रोन भी सप्लाई करता है, ठीक है ना। एक कंडेम भी किया और यूक्रेन को सपोर्ट भी किया कि लो तुम लड़ो रसिया से। लेकिन जो अमेरिका जो सैंक्शन लगाया था रसिया पे, उसको रिफ्यूज़ किया कि नहीं हम उसमें नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर टर्की का यहाँ पे दिखता है, ठीक है, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कारण क्या है, ये कारण ये है कि ये सीरिया में जो दोनों है वो राइवल ग्रुप को ये सपोर्ट कर रहा है। राइवल जो ग्रुप है सीरिया में सिविल वार में, उसको ये बैक कर रहा है, और दोनों एक दूसरे का ज़रूरत है। इस पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हो कि रसिया और टर्की एक साथ आया हुआ है, ठीक है। अगला एक चीज़ और इधर आते हैं हम लोग कि अब ये जो इतना दिन बाद बाहर फरवरी के बाद अभी पहला दौरा क्यों किए, तो इसमें देखने को मिला एक तो वेस्टर्न सैंक्शन देखने को मिल गया, और जो वार है वो भी स्लो प्रोग्रेस में जा रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो रसिया चाह रहा है कि हम कोलिजन बनाएं और कोलिजन बनाकर हम चाहें कि उसमें इकोनॉमिक, डिफेंस और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। एक तो ये बात इसका हुआ, रसिया क्या चाह रहा है। अभी ईरान के पर्सपेक्टिव में आप बात करो तो ईरान भी चाह रहा है कि हम अपना जो स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक कॉपरेशन रसिया और चाइना से स्ट्रॉन्ग करें। अभी कुछ दिन पहले का न्यूज़ था कि चाइना के साथ 25 साल का वो कॉपरेशन मेमोरेंडम साइन किया है कि कॉपरेट करेगा 25 साल तक। तो ईरान का एक ये दिख रहा है। दूसरा, ईरान का ये भी डर सता रहा है कि जो न्यूक्लियर टॉक होने वाला था यूएस जो करने वाला था कि न्यूक्लियर जो समझौता है उसको फिर से शुरुआत किया जाए, ये दिख नहीं रहा है, उसका प्रोग्रेस बहुत स्लो चल रहा है। तो इस समय में इसको कोई एक पार्टनर चाहिए, और रसिया एक नेचुरल स्ट्रॉन्ग पार्टनर साबित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ईरान का बात हुआ। अभी आप देख सकते हो कि ये जो विजिट है, ये अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट विजिट किए हैं वेस्ट एशिया में, और तुरंत आपका पुतिन भी रसिया के भी विजिट कर रहा है। रसिया और अमेरिका दोनों के वेस्ट एशिया में विजिट कर रहा है। मतलब ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया कि भाई इस सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट ऑफ वेस्ट एशिया कितना है। ये जो पावर राइवलरी जो चल रहा है, ग्रेट पावर राइवलरीज जो चल रहा है, उसमें वेस्ट एशिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। यूएस भी यहाँ पे यूएस भी चाह रहा था कि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ अमेरिका अलायन इन वेस्ट एशिया बनाए अगेंस्ट रसिया और ईरान, ठीक है। तो इस आर्टिकल में यही है कि 3 ट्राइलेटरल समिट हो रहा है, तो उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो देख लीजिए। ईरान क्या चाह रहा है, रसिया क्या चाह रहा है, वो देख लीजिए, और अमेरिका अभी जस्ट गया है। तो ये तीनों को मिलाकर इसको देखना था, और
और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना बताए हैं उसको आप एक बार रिपीट करके सुन लीजिए, बात उतना ही है। ठीक है, आगे चलिए। तो आगे एक अगला है, लास्ट है इसमें, द्रविडियन मूवमेंट एंड आर्यन इल्यूजन। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, ज़्यादा इस पे बात नहीं चलेगा क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, कंट्रोवर्सी में रहता है ये टॉपिक। तो इसको समझने के लिए आप देख लीजिए, हम बताना चाहेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो आर्यन और द्रविडियन का जो वो चलता है, आर्यन द्रविडियन का थ्योरी चलता है, आर्यन एंड द्रविडियन का, कि भाई आर्यन बाहर से, तो दो थ्योरी है इस पर, ठीक है ना, दो थ्योरी है। एक तो बात बोलता है कि ये आर्यन और द्रविडियन कुछ नहीं है, वो टेरिटोरियल है, जोग्राफिकल है, इसको टेरिटोरियल बोलते हैं, टेरिटोरियल है। और एक बोलता है नहीं, ये रेशियल है। ठीक है, टेरिटोरियल और रेशियल के बीच में ही इस पे का बात चलता है। जो टेरिटोरियल वाला जो क्या बात बोलता है, टेरिटोरियल बोलता है कि जो डिफिनीशन है द्रविडियन का वो जोग्राफिकल है, उसमें कोई रेस वगैरह लेना देना नहीं है। एक थिंकर मतलब एक ब्रांच ऑफ थिंकर ये बोलता है कि नहीं ये रेशियल है। ठीक है, अब इसी के बीच में ये आर्टिकल लिखा गया है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ के जो गवर्नर थे वो इस थ्योरी को सपोर्ट किए। ठीक है ना, एक्चुअल में ये थ्योरी जो है आपका आरएसएस का सपोर्टर, आरएसएस जो है इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। बेसिकली जो एमएस गोलवांकर का एक बुक था बंच ऑफ थॉट। ठीक है, बंच ऑफ थॉट में एमएस गोलवालकर, ठीक है, बंच ऑफ थॉट में इसी चीज़ के बारे में बात किए थे कि नहीं ये जो रेशियल थ्योरी जो है ये ब्रिटिश ने दिया है डिवाइड एंड रूल करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेस अलग अलग है, हम लोग सब एक ही हैं, नॉर्थ साउथ सब एक है। लेकिन बाद में ये जो रेशियल वाले जो मानते हैं, ये एक थॉट हुआ। अभी के न्यूज़ के हिसाब से जो वहाँ के गवर्नर है रवि नाम है, आई थिंक सो, आर एन रवि हैं। यही क्या बोलते हैं, इस चीज़ को दो जगह गए, दोनों जगह पे ये रिपीट किए कि भाई हम लोग टेरिटोरियल है, ये लोग मिसकंसेप्शन रेशियल बना दिया है कि नॉर्थ और साउथ अलग अलग है। ठीक है, रेशियल वाला का बात ये चलता है कि नहीं, ये इसमें जो है कि जो आर्यन आया पहले द्रविडियन यहाँ रहता था, आर्यन माइग्रेट किया तो इसको और अंदर जाना पड़ा इंडिया के अंदर। तो माइग्रेशन थ्योरी पे ये पेश है रेशियल वाला, कि जो आर्यन आया, आर्यन द्रविडियन को अंदर ढकेल दिया। ठीक है ना, आप इंडिया का मैप देखो तो यहाँ से आर्यन आया तो ये लोग धीरे धीरे नीचे चले गए। तो एक थ्योरी ये इस चीज़ को बोलता है, तो रेशियल वाला। और रेशियल थ्योरी पे ही आपको जो आप देखोगे आगे चलकर, तो यहाँ पे एक दो चीज़ जो उठता है आपका, एक तो तामिल रेनेशा, ये भी उसी से निकलता है। एक जस्टिस पार्टी जो है, जस्टिस पार्टी, ये भी उसी पे है ये। ठीक है, ये अगेंस्ट द हिंदू जो आइडियोलॉजी उस समय था उस पे ये रहता था। ठीक, और इसमें ये इस आर्टिकल में बताया है कि ये जो तामिल रेनेशा स्टार्ट हुआ, ये बेसिकली पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ाने का काम किया, जिसमें रेशनलिज्म और सोशल जस्टिस को इंक्लूड करके इस पे काम किया गया। और यही काम जो है आपका जो द्रविडियन मूवमेंट हुआ उसी को फर्दर ये आगे बढ़ाया गया। ठीक है, और यही बात जो इसमें बात किया गया है कि अभी एक द्रविडियन मॉडल पे बात चल रही है ना। ये देखो एक बुक आया यहाँ पे, जो वहाँ के स्टालिन सीएम हैं, ये शायद प्रेजेंट किए हैं यहाँ पे, है ना। देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग तमिल चीफ मिनिस्टर हैज़ कम चैम्पियन द कॉज ऑफ द इंटरवेंशन, प्रेजेंटेड ए बुक द्रविडियन मॉडल टू द गवर्नर। हाँ, वो गवर्नर को अपना बुक प्रेजेंट किए। ठीक है, इस बुक में यही जो रेशियल थ्योरी वाला है ना, इसके बारे में बात किया है। और आपको जानना होगा कि जो द्रविडियन जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो यहीं से, इनका रूट जो है ये जस्टिस पार्टी से ही है। ठीक है, तो एक तरह से आप देखो कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल ये बात बोल रहा है कि जो आपका जो गवर्नर थे जो ये इस बात पे सपोर्ट किए हैं कि नहीं ये टेरिटोरियल है, वो गलत है, जबकि ये है। ठीक है, और इसका कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। अदर बहुत सारे आर्टिकल आज तो पढ़े हैं, तो उस आर्टिकल में ये भी निकलता है कि नहीं ये हो सकता है पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो स्टालिन है वो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अदर भी एक बुक है आपके पास, द्रविडियन मायाई। ठीक है, एक बुक है द्रविडियन मायाई जो इस बात को सपोर्ट करता है कि टेरिटोरियल है। अभी द्रविडियन मॉडल जो बुक है, द्रविडियन वाला जो ये है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, रेशियल थ्योरी वाला को। एक और बुक जो है द्रविडियन मायाई, ये बुक जो है ये इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये पुराना बुक है,
ये इस आर्टिकल को आप उतना नहीं समझना है, आपको यही समझना है कि दो थॉट चल रहा है, एक टेरिटोरियल मानता है, एक रेशियल मानता है। और भी इस पे आगे कहानी हो सकता है कि टेरिटोरियल वाला जो कंसेप्ट है कब आया कैसे आया, तो उसमें भी टाइम लिमिट है इसमें बताने का। तो हम लोग इतना ही आप लेकर कैरी क्या करना है कि हाँ, आर्यन द्रविडियन में दो थ्योरी चल रहा है, एक टेरिटोरियल थ्योरी कि सारे आदमी एक ही हैं, ये टेरिटोरियल डिवाइड है, ठीक है ना। टेरिटोरियल की जो साउथ में है उसको द्रविड बोल रहे हैं, द्रविड का, और एक जो बोल रहा है नहीं, जो जीन से मतलब हमारा रेशियल है कि हम लोग अलग हैं, आप अलग हैं, आर्यन अलग है और रेशियल अलग है। ये जो है आर्यन को अलग मानता है और द्रविडियन को अलग मानता है, और ये जो है आर्यन को और प्लस द्रविडियन को सेम मानता है, ठीक है। इतना ही जानना है, इसमें और कुछ है नहीं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि अगले जो वीडियो हो उसमें बताएं या उसके लिए अलग वीडियो बनाकर आपको बताएं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक टेरिटोरियल